नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th समाजशास्त्र चैप्टर 1 भारतीय समाज एक परिचय पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं क्या हैं? उत्तर, भारत की मुख्य समस्याएं हैं भाषागत पहचान, क्षेत्रीयवाद, पृथक राज्य की मांग तथा आतंकवाद। यह सभी भारत के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं के कारण अक्सर हड़तालें, दंगे तथा परस्पर झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भारतीय एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 2, अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है? उत्तर, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, समाज के आधारभूत कार्य क्या हैं? उत्तर, समाज शास्त्रियों तथा सामाजिक मानवविज्ञानियों निःशब्द फंक्शन कार्य और जीव विज्ञान से लिया है, जहां इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक संरचना में रख रखाव हेतु किया जाता था। किन किसी भी समाज की निरंतरता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। नंबर 1, सदस्यों की नियुक्ति। नंबर 2, विशेषज्ञता। नंबर 3, सेवाओं का उत्पादन तथा विवरण एवं नंबर 4, आदेश का पालन। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक समाज में शामिल होते हैं नंबर 1, महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और धार्मिक समूह इत्यादि। नंबर 2, माता पिता बच्चों तथा विभिन्न समूहों के बीच अंत संबंध। नंबर 3, अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंत संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। प्रश्न नंबर 5, भ्रमित करने वाले समाजीकरण के द्वारा हमें बचपन में सामाजिक मानचित्र क्यों उपलब्ध कराए जाता है? उत्तर, सामाजिक मानचित्र हमें अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधित तथा पड़ोसियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट अथवा आंशिक हो सकता है। इसके द्वारा हमें आसपास की दुनिया को समझना तथा तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यह वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरे प्रकार के मानचित्रों का निर्माण करते समय उसके समुचित प्रयोग तथा प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्र बनाना सिखाता है। प्रश्न नंबर 6, सामुदायिक पहचान क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, न कि अर्जित योग्यता अथवा निपुणता पर। जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंदों का कोई महत्व नहीं होता। यह वस्तुतः निरर्थक तथा विभेदात्मक है। आरोपित पहचान से पूछा पीछा छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बिना विचार किए उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के संबंध जैसे परिवार, रिश्तेदारी, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म, विश्व को अपनी पहचान बताता है तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या हैं। प्रश्न नंबर 7, आत्मवाचक क्या है? उत्तर, समाजशास्त्र हमें यह दिखा सकता है कि दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं। यह आपको सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी-कभी आत्मवाचक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी
तथा संबंधों का खाका खींचने में हमारी मदद कर सकता है। चर्चा कीजिए। उत्तर, प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री सी राइट मिल ने लिखा है, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य है कि वह विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याओं या सरोकार जो सबके जीवन में होते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को जन्म दिया? चर्चा कीजिए। उत्तर, नंबर 1, औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया। नंबर 2, औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रिया से भारत का परिचय कराया। नंबर 3, यद्यपि इस प्रकार की भारत के आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 4, औपनिवेशिक शासन की शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। नंबर 5, औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही हुआ। नंबर 6, तेजी से बढ़ते शोषण और औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभवों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। इसने एक नए वर्गों तथा समुदायों का भी गठन किया। शहरी मध्य वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था। प्रश्न नंबर 10, औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? उत्तर, अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। नंबर 1, उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीक का इस्तेमाल। नंबर 2, व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का आरंभ। नंबर 3, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। नंबर 4, अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन। नंबर 5, लिखित तथा औपचारिक कानून का गठन। प्रश्न नंबर 11, किन समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधारक आंदोलन चलाए? उत्तर, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधारक आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि। प्रश्न नंबर 12, उन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान प्रारंभ की गई। उत्तर, यह वह समय था जब भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका था तथा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण की शक्तियां भारत में प्रवेश कर चुकी थी। प्रश्न नंबर 13, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में जानकारी होती है, जबकि अन्य विषय विद्यालयों, घरों तथा अन्य जगहों पर पढ़ाए जाते हैं। नंबर 2, चूंकि जीवन के बढ़ते हुए क्रम में यह एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वयं स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरे विषयों में संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। नंबर 3, इसका अर्थ यह हुआ कि हम उस समाज के विषय में बहुत कुछ जानते हैं जिसमें हम रहते तथा अंत क्रिया करते हैं। जहाँ तक दूसरे विषयों का संबंध है, इसमें छात्रों को पूर्व जानकारी नगण्य होती है। नंबर 4, यद्यपि इस प्रकार की पूर्व जानकारी अथवा समाज के साथ प्रगाढ़ता का समाजशास्त्र में लाभ तथा हानि दोनों ही है। पूर्व जानकारी के अभाव में दूसरे विषयों के संबंध में लाभ अथवा हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।